हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल अजीत आर्ट ऑल क्लासेस पे। जैसा कि हमने इससे पहले वाली क्लास जो दी है आपको, वो जोगी मारा भाग 1, उसमें हमने कुछ आपको कहाँ पे स्थित है और किन धर्मों से संबंधित है उसके बारे में जानकारी दी थी। उसके आगे की जो आपको हम क्लास दे रहे हैं, वो आज हम आपको उसके खंड में कहाँ कहाँ पे चित्र मिले हैं उसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कहाँ पे क्या मिला हुआ है। ठीक है, तो प्रमुख चित्र जो हैं आपके, ठीक है, पहली हेडिंग जो आपकी है देख लेते हैं। प्रमुख चित्र यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रमुख चित्र प्रथम खंड में क्या क्या मिला है। ठीक है, प्रमुख चित्र में प्रथम खंड जो है आपका, इसमें क्या मिला हुआ है वो देखते हैं। ठीक है, क्योंकि कल हमने आपको जो जोगी मारा जो थी गुफा, उसके बारे में हमने सारी जानकारी आपको हमने दे दी लगभग। ज़्यादातर हमने अन्य गुफाएं, ठीक है, और कहाँ पर स्थित है, ठीक है, चित्रकारी इत्यादि जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में जो आपके एग्ज़ाम या सेमेस्टर के हों और या भी यूपी टीजीटी के हों, बहुत ही महत्वपूर्ण है जोगीमारा गुफा आप लोगों के लिए। इसको नोट कर लीजिएगा कहीं भी। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं यहाँ के जो प्रमुख चित्र हैं प्रथम खंड में, उसके बारे में हम जानकारी आपको देते हैं। तो आइए हम देखते हैं। ठीक है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आपका है पहला प्रथम खंड में वो लिखा गया है कमल युक्त सरोवर। ठीक है, यहाँ कमल युक्त सरोवर मिला हुआ है। सरोवर तो सभी लोग जानते होंगे, तालाब जो होता है, ठीक है, कमल युक्त है, यानी कि जहाँ पे तालाब में कमल उगे हुए हैं वो कमल युक्त सरोवर मिला हुआ है। ठीक है, दूसरा नंबर दिया गया है बाईं ओर नर्तकियाँ एवं संगीतज्ञ, दूसरी ओर हाथी और जुलूस का दृश्य। ठीक है, तो बाईं ओर नर्तकियाँ एवं संगीतज्ञ मतलब आज की वर्तमान समय में कह सकते हैं कि नाचने वाले या नाचने वाली। ठीक है, और दूसरी ओर हाथी और जुलूस का दृश्य, मतलब हाथी के ऊपर बहुत सारे दो लोग बैठे हुए और उसके साथ आगे पीछे चलते हुए, ये जुलूस हो गया। ठीक है, तो बाईं ओर नर्तकियाँ एवं संगीतज्ञ और दूसरी ओर हाथी और जुलूस का दृश्य, इस तरीके का यहाँ का प्रमुख चित्र मिला हुआ है। ठीक है, ये नंबर 2 पे क्लियर होगा। अब आगे देखते हैं। तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है आपका मछली नुमा विशालकाय आकृति। अब मछली जो होती है सभी लोग जानते हो, आकार जो उसका होता है। ठीक है, मछली नुमा विशालकाय आकृति, बहुत बड़ी आकृति जो बनाई गई है वहाँ की दीवारों पे। जो जोगीमारा गुफा है उनकी दीवारों या छतों पे बनाई गई है बहुत बड़ी आकार में, वो यहाँ का प्रमुख चित्र में आता है। ठीक है, मछली नुमा विशालकाय आकृति, अगर मान लीजिए एग्जाम में पूछ लेता है कि मछली नुमा विशालकाय आकृति कहाँ से मिली है, तो ये आपका जोगीमारा सही होगा। ओके, आगे हम देख लेते हैं चौथे नंबर पे क्या लिखा हुआ है। तो चौथे नंबर पर देखते हैं, लिखा हुआ है डॉक्टर गिरिराज किशोर अग्रवाल। ये एक हमारे बहुत ही बड़े राइटर हैं। इनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। ये बहुत बड़े राइटर हैं, इन्होंने बहुत सारी पुस्तकों का लेखा और उल्लेख किया है। ठीक है, इनकी प्रशंसा करना हम नहीं कर सकते हैं, प्रशंसा करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जो डॉक्टर गिरिराज किशोर अग्रवाल हैं, ठीक है, इनकी बहुत सारी पुस्तकें हैं, फंडामेंटल है इत्यादि पुस्तकें हैं, भारतीय आधुनिक कला है, बहुत सारी पुस्तकें हैं। वो तो हम आगे अभी आपकी जो आधुनिक कला आएगी उसके बारे में बताएंगे आपको आगे।
डॉक्टर गिरिराज किशोर जो अग्रवाल हैं आपके, ठीक है। कितनी पुस्तकें हैं वो बाद में बताएंगे, लेकिन यहाँ पे जो लिखा है डॉक्टर गिरिराज किशोर अग्रवाल के अनुसार विशालकाय लिखा हुआ है, विशालकाय शार्क मछली पौराणिक, ठीक है, कथागढ़ ग्रह का चित्रण है, ठीक है। डॉक्टर गिरिराज किशोर अग्रवाल के अनुसार विशालकाय शार्क मछली पौराणिक कथा गज ग्रह का चित्रण है। ये बहुत ही मोस्ट पॉइंट है। इनके अनुसार जो है विशालकाय शार्क मछली बहुत ही पुरानी, ठीक है, बहुत ही पुरानी कथा है। वहाँ का जो है गज ग्रह, गज का मतलब समझते हो हाथी ग्रह का चित्रण है, मिला हुआ है, ठीक है। इसका जो चित्रण में प्रमुख चित्र में उल्लेख मिला है ये प्रमुख है, ये याद रखिएगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं द्वितीय खंड में। ये तो आपका प्रथम खंड हो गया। प्रथम खंड में आपके 4 जो पॉइंट हैं आपके बहुत ही मोस्ट है, ये नोट कर लीजिएगा कहीं ना कहीं पे, ठीक है। आगे जो आपका द्वितीय खंड है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब द्वितीय खंड में एक ही पॉइंट लिखा गया है, वो हम देख लेते हैं। द्वितीय खंड में क्या मिला, तो यहाँ पे लिखा गया है कुछ व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठे वार्तालाप करते हुए पेड़ में, हाँ ये एक हो गया वार्तालाप करते हुए, ठीक है। कुछ व्यक्ति पेड़ के नीचे, जैसे कि आजकल के देखते होंगे वर्तमान समय, आज नहीं हो रहा है लेकिन हाँ, हालांकि आज से 10 या 8 साल या 5 साल पहले की बात बता रहे हैं, जो घना बढ़िया सा पेड़ लगा होता था, बरगद हो या पीपल हो, गर्मियों के समय में लोग पीपल के नीचे या बरगद नीचे बैठ करके अपनी पंचायतें लगाए होते थे, आपस में बात करते। उस समय मोबाइल का प्रचलन कम था, लेकिन आज के डेट में मोबाइल का प्रचलन ज़्यादा हो गया, जो भी आपके सेल फ़ोन वगैरह हैं। तो आजकल हाँ, बुज़ुर्गों में देख सकते हैं कि लोग बैठ कर के बात करते हैं, लेकिन आज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उस समय जो ये चित्र मिला है उसका नाम दिया गया है कुछ व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठे हुए वार्तालाप करते हुए। ये प्रमुख चित्र वहाँ का एक है, ठीक है। क्योंकि जोगी मारा के समय में जो देखो उस समय क्या था, हमने इसका समय बताया था 300 ईसा पूर्व समथिंग है, ठीक है। अब 300 ईसा पूर्व के समथिंग ना तो कोई मोबाइल, ना तो कोई फ़ोन, ना तो कोई टेलीफोन, कुछ नहीं चल रहा था। तो उस समय जो मनोरंजन का साधन था वो एक दूसरे से बैठ करके बातचीत करके होता था। चाहे कोई शाम का बेला हो, शाम की बेला हुई, लोग पेड़ के नीचे बैठ करके वहाँ पे बातचीत करते थे, ठीक है। तो इसी के लिए इस चित्र को बनाया गया। द्वितीय खंड में कुछ व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठे वार्तालाप करते हुए, ठीक है, ये एक चित्र हो गया आपका। उसके आगे लिखा गया है पेड़ में कुछ डालियाँ तथा 2-3 पत्तियाँ चित्रित हैं। अब कहने का मतलब ये है कि जो पेड़ है वहाँ का, उसमें कुछ डालियाँ तथा 2-3 चित्रित पत्तियाँ जो नहीं होती हैं। तो अब ये समझ लीजिए गर्मियों का मौसम होगा, और गर्मियों के मौसम में ही लोग पेड़ के नीचे बैठते हैं वार्तालाप करते हुए। तो उस समय जो 2-3 पत्तियों का वर्णन किया गया, उल्लेख किया गया है कि वहाँ पे ज़्यादा नहीं, बसंत ऋतु जो थी, अब बसंत ऋतु आने के पहले ही सारी पत्तियाँ जो झड़ती हैं, ठीक है। अब बसंत ऋतु आ रही थी, उस समय का ये चित्र बनाया गया है, ठीक है। इसीलिए लिखा गया कुछ व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठे हुए वार्तालाप करते हुए, और पेड़ में कुछ डालियाँ तो होंगी और 2-3 पत्तियाँ चित्रित हैं, ठीक है। ये आपका द्वितीय खंड में ये पहला जो है आपका पॉइंट जो है कंप्लीट कर दिया गया कि कुछ व्यक्ति पेड़ के नीचे वार्तालाप करते हुए और कुछ डालियाँ और पत्तियाँ, 2-3 पत्तियाँ जो हैं चित्रित की गई, ठीक है। यह तो आपका द्वितीय खंड में होगा। आगे हम देख लेते हैं। आगे जो आपका है यहाँ पे तृतीय खंड, ठीक है। इसमें पहला पॉइंट जो दिया गया है तृतीय खंड में लिखा गया है कुमुदनी
जिसको हम आजकल आप लोगों की वर्तमान समय में जो हम बोलते हैं लिली, ठीक है, उस समय जो उसको कुमुदिनी बोलते थे, आज की डेट में उसको बोलते हैं लिली। तो लिली पुष्प पर नृत्य करता युगल, ठीक है, जिसको लाल रंग में चित्रित किया। अब ये याद रखिएगा कि कुमुदिनी जो है यानी कि लिली का फूल जो है, अब एक आर्ट बनाई गई है कि उसके उसके पुष्प के ऊपर नृत्य करता युगल, ठीक है, लाल रंग में चित्रित किया गया है, ठीक है, ये याद रखिए। अब ये तो आपका तृतीय खंड में होगा। चौथे खंड में देखते हैं क्या है। तो चौथे खंड में आपका दिया गया है चोंचदार पुरुष, ठीक है, यह अनुपात रहित है, साथ में एक मानव के ऊपर पक्षी मुखौटा बना है। ये एक आपके लिए पॉइंट चतुर्थ जो आपका खंड है ये समझ लीजिएगा, आपको हम समझा देते हैं। लिखा गया है कि चोंचदार पुरुष या अनुपात रहित है, मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे एक पुरुष बनाया गया है जो चोंचदार की तरीके से लग रहा है, ठीक है, जो अनुपात रहित है, जिसमें अनुपात का ध्यान दिया गया है, ठीक है, और साथ में एक मानव के ऊपर, जो मानव वहाँ का बनाया गया है उसके ऊपर पक्षी मुखौटा बना है। अब जो देखो आजकल आप लोग देख रहे होंगे जो पक्षी होता है हमारा, कोई भी पक्षी हो, तो उसकी जो है यहाँ पे पहले देखा चोंचदार पुरुष, चोंचदार का मतलब होता है कि उसकी चोंच निकली, और चोंच पक्षियों की निकली होती है, तो इसीलिए कहा गया है चोंचदार पुरुष या अनुपात रहित है। अनुपातों में तो सही है, ठीक है, लेकिन साथ में एक मानव के ऊपर, मानव का शरीर बनाया गया है, लेकिन क्या हुआ क्या है कि उसके ऊपर पक्षी का मुखौटा बना हुआ है। अब पक्षी का मुखौटा मतलब चोंच निकली होगी, तो इसीलिए कहा गया है कि चोंचदार पुरुष। ये तो आपका पॉइंट है बहुत महत्वपूर्ण, ये याद रखें, चोंचदार पुरुष है कि आपका आपके चतुर्थ खंड में, ठीक है। अब यहाँ का जो मनुष्य बनाया गया, सारा धड़ जो है मनुष्य के तरीके का, लेकिन जो मुख है यानी कि उसका जो चेहरा है यानी कि उसका जो खोपड़ी है, ठीक है, उसका जो पूरा सिर है वो जो है पक्षी की मुखौटे के अनुसार बनाया गया है, ठीक है। तो ये पॉइंट समझ में आ गया। आगे हम देखते हैं, आगे का जो पॉइंट लिखा गया है वो है, अगला है पंचम खंड, ठीक है, ये चतुर्खंड में एक ही पॉइंट मिलता है आपको। आगे का जो पॉइंट है आपका पंचम खंड, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है कि नृत्य हाँ, नृत्य जो करने वाली अंगनाएं हैं, और नृत्यंगनाएं और गाय वादक के झुंड में बैठी, ठीक है। एक पॉइंट आपको ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी याद रखिएगा। जो नृत्यंगनाएं हैं, जो नृत्य करने वाली हैं, जो गाय वादन के जो सॉन्ग के ऊपर नृत्य करते हैं, उनको नृत्यंगनाएं बोलते हैं, ठीक है। गाय वादक के झुंड में बैठी, बहुत सारी जो स्त्रियां होती हैं, क्या होता था उस समय कि राजा महाराजाओं के समय में जब आपके सोने चांदी मोहरों का और जेवरातों का और डायमंड वगैरह का इत्यादि का जो भी प्रचलन चल रहा था, उस समय क्या होता, बहुत सारी नृत्यंगनाएं बुलाई जाती थी दूसरे क्षेत्र से, तो उनका लिखा गया है कि पंचम खंड में नृत्यंगनाएं गाय वादक के झुंड में बैठी। अब बहुत सारी वहाँ पे नृत्यंगनाएं होंगी जो नृत्य करती हैं, तो झुंड में बैठी हुई बनाया गया है। ये जोगीमारा गुफा में मिलता हुआ एक चित्र है, ठीक है। आगे हम देख लें। अब यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है षष्ठम खंड यानी कि छठवां खंड, ठीक है। छठा खंड जो आपके है उसमें लिखा गया है प्राचीन रथ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है प्राचीन रथ। इसके अंतर्गत क्या क्या हुआ है वो हम देख लेते हैं। नंबर 1 पॉइंट पे लिखा गया है, ठीक है, प्राचीन रथ। ये जो है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है प्राचीन रथ। ये पूछ लेते हैं कभी कभी, आप कभी नहीं, हमको लग रहा ज़्यादातर ये क्वेश्चन आता है षष्ठम खंड के, छठे खंड का।
तो ये याद रखिएगा कि जितने भी खंड हमने आपको जोगी मारा के अंतर्गत बताए हैं, ठीक है, ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, चाहे फर्स्ट हो और चाहे द्वितीय हो, चाहे तृतीय हो, चाहे चतुर्थ हो, चाहे पंचम हो, ये बहुत ही खंड आपके लिए मोस्ट है। इनके जो अंतर्गत जो भी चित्रों का आवागमन यानी कि चित्रों का जो बनाया गया उसके बारे में नोट कर लीजिएगा कि ये बहुत ही मोस्ट है, ठीक है। ठीक है, द्वितीय हो, चाहे प्रमुख चित्र में हो, चाहे तृतीय खंड में हो, चाहे चतुर्थ, पंचम, षष्टम इत्यादि 6 खंड में जो भी चित्र बताए गए वो नोट कर लीजिएगा। आगे हम देखते हैं जो लिखा गया यहाँ पे है, यहाँ पे लिखा गया है जोगी मारा, ठीक है, जोगी मारा गुफा की विशेषताएं। यहाँ की जो विशेषताएं हैं वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे शायद कुछ बाय फॉल्ट जोगी मारा का जो जा है वो गायब हो गया, उसके लिए देख लेते हैं क्या दिक्कत, कुछ बाय मिस्टेक है यहाँ पे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे जोगी मारा लिखा है, ठीक है, जोगी मारा गुफा की विशेषताएं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहली जो विशेषता मिली है उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो सबसे नंबर 1 पे लिखा हुआ है काले, लाल, पीले, सफ़ेद आदि खनिज रंगों से चित्रकारी की गई। काले, लाल, सफ़ेद आदि खनिज रंगों से चित्रकारी की गई है, ठीक है। जो यहाँ पे चित्रकारी हुई है यानी कि जो यहाँ पे चित्र बने हुए हैं वो काले, लाल, पीले, सफ़ेद इन चार जो रंग हैं आपके, इन रंगों में, और रंग उस समय जानते थे कि हमारे रासायनिक नहीं थे, सब खनिज रंग थे, ठीक है, खुद के बनाए हुए रंग थे और खुद बनाते थे इसीलिए उनको खनिज रंग बोलते थे, ठीक है। खनिज रंगों से चित्रकारी की गई है। जो वो लोग रंग बनाते थे अपने आप से, उन्हीं रंगों से वो चित्रकारी की गई है, ठीक है। तो अब हम दूसरा नंबर देखते हैं। इसमें लिखा है दूसरा पॉइंट, जोगी मारा की आकृतियाँ बौनी एवं अनुपातहीन है। अब यहाँ पे ये समझने के लायक है आप लोगों के लिए, जो जोगी मारा की आकृतियाँ हैं वो बहुत ही बौनी, अब बौनी आप लोग जानते हैं, बौना बौनी कहते हैं कि आजकल के जो डेट में मनुष्य होता है ना उससे कम हाइट में, बहुत ही कम हाइट में, इसको बोलते हैं बौनी। बौनी हो गया, जब बौना हो गया, कम हाइट में जो चित्र बना होता है उसको बौनी बोलते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है दूसरे पॉइंट में, जोगी मारा की आकृतियाँ जो हैं बौनी एवं अनुपातहीन हैं, और उसमें अनुपात का मतलब कोई मतलब रखा नहीं गया, उसको अनुपातहीन कर दिया गया है, ठीक है। नाक के हिसाब से, चेहरे के हिसाब से जो है शरीर का जो सुडौल बनाया गया है वो कम है, ठीक है, इसीलिए अनुपातहीन का, हीन का मतलब है कम, ठीक है, कम कर दिया गया। उसके आगे लिखा गया है, ठीक है, चित्रों में लॉ ऑफ फैंटालिटी का पालन हुआ है। अब ये लिखा गया है चित्रों में लॉ ऑफ फैंटालिटी का पालन हुआ है। तो लॉ ऑफ फैंटालिटी का पालन मतलब सभी लोग समझ रहे होंगे, यानी कि सम्मुखता का नियम, लिख लीजिएगा कहीं पे, इसको हिंदी में बोलता है सम्मुखता का नियम। जोगी मार के जो आकृतियाँ बौनी अनुपातहीन हैं उन चित्रों में लॉ फैंटालिटी का पालन हुआ है, लेकिन इसको हिंदी में बोलते हैं सम्मुखता का नियम, ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है, सम्मुखता का नियम, ठीक है। अगला हम पॉइंट देखते हैं तीसरे नंबर का लिखा गया है, यह तीसरे नंबर का, चित्रों की रचना शैली जो है, वहाँ की जो चित्रों की रचना शैली है वो सांची व भरवस शैली, जो सांची और भरवस जो स्तूप चल रहे थे उसमें, ये स्थापत्य कला के बारे में बता दिया गया है। उसमें बौद्ध धर्म चल रहा था, लेकिन यहाँ पे लिखा गया है कि चित्रों की रचना शैली सांची व भरवत के समान है। ये तो आने वाले समय में आपको हम अगली क्लास में जो बताएंगे कि सांची स्तूप, भरवत स्तूप, बहुत सारे स्तूप बने हैं उस समय के, लेकिन हाँ शैली जो वहाँ की है, किस तरीके की शैली है, उसके समान बनाए गए, ठीक है। इतना याद रखिएगा कि जो यहाँ की चित्रों की रचना है वो
जो चित्र शैली है, स्टाइल जिसको बोलते हैं इंग्लिश में स्टाइल, शैली को बोलते हैं स्टाइल इंग्लिश में, ठीक है। जो वहाँ की स्टाइल है वो सांची व भरवत के समान है, ठीक है। लास्ट का पॉइंट जो देखते हैं हम, लिखा गया है यहाँ पे चौथे नंबर पे लिखा गया है यहाँ पे, यहाँ रामगढ़ की पहाड़ियों में प्रतिवर्ष चैत्र, ठीक है, चैत्र रामनवमी दिन बृहद मेले का आयोजन होता है, ठीक है, बृहद मेले का आयोजन होता है। अब ये जो आपका जोगी मारा है, ठीक है, यहाँ पर रामगढ़ की पहाड़ियों में, ठीक है, प्रतिवर्ष, हर साल कहने का मतलब है हर साल, ठीक है, रामनवमी के लिए दिन, जो रामनवमी का दिन होता है उस दिन बहुत बड़े मेले का आयोजन होता है, ठीक है। ये वहाँ की परंपरा है, जो भी है ये वहाँ की परंपरा है। तो इसके साथ ही आप लोगों को सारी हमने जानकारी आपको दे दी है, ठीक है। और आने वाली क्लास जो होगी आपको नए चैप्टर के साथ, अजंता के साथ मिलेगी। और अजंता आपके लिए गुफा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उसको जो भी सेमेस्टर वाइज, जिसके सेमेस्टर में आपके एग्ज़ाम में अजंता गुफा है, वो लोग बिल्कुल इस क्लास को मत छोड़िएगा, अगले क्लास को, और इस क्लास को भी मत छोड़िएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो जो है शेयर करिए। हाँ, इसमें अगर किसी को कुछ भी समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा कि क्या समझ में नहीं आया, और लोगों से ज़्यादा जुड़वाइए। उम्मीद है कि आप लोग जुड़वाएंगे, ठीक है। और आने वाली जो क्लास होगी उसके साथ आप लोगों के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।